हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम बता रहे थे कि पूरा क्लास जो 11th का पूरा सिलेबस है वो हम कल बता दिए पिछले वीडियो में कि पूरा 11th में क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं और सबको कितने यूनिट में बांटा गया है। तो उसमें भी बोले थे कि कल से फिर चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या आप लोग को पढ़ना है कि पूरा जीव जगत क्या है, पूरा जीव जगत क्या है, पूरा लिविंग जो है उसका वर्ल्ड क्या है। ठीक है, तो इसमें 4 गो टॉपिक पढ़ना है। इसमें पूरा बता देते हैं कि पूरा चैप्टर में 4 टॉपिक पढ़ना है। कितना? 4 टॉपिक। पहला टॉपिक रहेगा कि जीव क्या है। जब जीव जगत के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला टॉपिक होगा कि जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है। दूसरा टॉपिक आ जाएगा जीव जगत में विविधता, क्या क्या भिन्नता आती है जीव जगत में। ठीक है। तीसरा आएगा वर्गीकी संवर्ग, सबको कैसे बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। चौथा आ जाएगा वर्गीकी सहायता एवं साधन, किस प्रकार से हमको पढ़ने में सहायता मिलती है, किस प्रकार से हमको पढ़ने में साधन सामग्री सब कुछ उपलब्ध होता है। ठीक है, जैसे बुक में लिखा होता है कि नहीं, बहुत से जीव जंतु के बारे में। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं जीव जगत। पहला चैप्टर का नाम है, ये पहला चैप्टर है क्लास 11th का जिसका नाम है जीव जगत। इसमें आता है पहला बात, पहला टॉपिक में है जीव क्या है, व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि जीव क्या है, जीव क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे हम हैं, क्या है, हम, आप लोग भी हैं, तो आप लोग सजीव हैं, एक जीव है। कुर्सी है, क्या एक जीव है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। अब जीवन क्या होता है भाई, जीवन सेल चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका, बहुत सारे कोशिका से मिलकर हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है। तो इसमें जिसमें जीवन हो, क्या जिसमें जीवन हो उसी को सजीव कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे कुर्सी में जीवन है नहीं, सेल का बना होता है नहीं, तो उसमें जीवन नहीं होगा। ठीक है, अब बात आता है कि सजीव और निर्जीव को अंतर कैसे किया जाए, उसमें डिफरेंस कैसे किया जाए कि ये सजीव होगा और ये निर्जीव होगा। कुछ खास अंतर तो होना चाहिए। तो आप लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे सजीव या निर्जीव में अंतर। तो पढ़े होंगे कि सजीव जो चल बुल सके सजीव कहलाता है, जो श्वास ले सके सजीव कहलाता है, और जो पाचन कर सके, जो भोजन कर सके वो सजीव कहलाता है, जो रिप्रोडक्शन या जनन कर सके उसे सजीव कहते हैं, और जो ये सब चीज़ नहीं कर सके उसको निर्जीव कहते हैं। लेकिन आज बहुत ही क्लियरिटी से पता चलेगा कि आखिर सजीव क्या है और उसके विशिष्ट लक्षण क्या हैं, जो कि सिर्फ सजीव में ही पाए जाते हैं, निर्जीव में बिल्कुल ही नहीं। और जैसे इसमें एक बात आता है कि सजीव में आ जाएगा सजीवों के लक्षण। तो स्टार्ट करते हैं, सजीवों के लक्षण क्या क्या होगा। पहला लक्षण है हमारा ग्रोथ, इसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि। वृद्धि क्या है? वृद्धि 2 तरीके से हो सकता है। जैसे पहला है डस्ट, यहाँ पर लिख दिया है डस्ट। डस्ट क्या है? कोई भी डस्ट है, जैसे गिट्टी है, क्या है, गिट्टी है, ये ईटा मान लो, ईटा है, ईटा है या गिट्टी है, मान लो ये ईटा है। ठीक है, ये क्या है, एक ईटा है। ये लाखों करोड़ों साल वर्षों बाद क्या ऐसा ही मिलेगा? ये ईटा एक रख देंगे यहाँ पर, तो क्या लाखों करोड़ों साल बाद ऐसा ही मिलेगा? नहीं, इस पर धूल कण मट्टी उट्टी तो जमा होगा, बिल्कुल होगा। तो इस पर डस्ट पड़ जाएगा, बहुत सारा डस्ट हो जाएगा। तो क्या इसके भार में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं? मान लो ये ईटा पहले 1 kg का था, अब हो गया 2 kg का, तो क्या इसमें वृद्धि हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई। दूसरा तरीके से वृद्धि हो सकता है सेल डिवीजन। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के शरीर में वृद्धि कैसे हो रही है? सेल डिवीजन करके, कोशिका विभाजन करके, एक एक कोशिका 2 में बदल रहा है, तभी तो हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। छोटा थे बड़ा हो रहे हैं, इसी को कहते हैं वृद्धि करना। ठीक है, तो भार में भी बदलाव होना वृद्धि कहलाता है, या सेल का नंबर बढ़ना ये भी वृद्धि कहलाता है। ठीक है, फिर बात आता है दूसरा रिप्रोडक्शन। दूसरा लक्षण आता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है, जनन किसे कहते हैं या जनन क्या है? तो कोई भी जीव जंतु है, कोई भी जीव जंतु है अपने ही जैसे एक संतान का जन्म देता हो, क्या अपने ही जैसे एक संतान को जन्म देता हो, उसे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन में क्या होता है, अपने संतान की वृद्धि करती है। ठीक है, अपने से संतान की वृद्धि करती है। तो जनन यहाँ पर 2 तरीके से हो जाएगा, एक आ जाएगा लैंगिक जनन, दूसरा आ जाएगा अलैंगिक जनन। अब लैंगिक क्या है, अलैंगिक क्या है?
लैंगिक जनन में होता है क्या, दो दो पेरेंट की जरूरत होती है। जैसे माता पिता, एक मान लो माता है और एक पिता है, दो दो जनक की सहायता से होने वाली जनन की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें एक अकेला जनक ही अपने से संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अलैंगिक जनन में बहुत सारा प्रकार आ जाएगा, 5 प्रकार आ जाएगा अलैंगिक जनन में। तो बीजाणु जनन होगा, एग्जाम्पल है फंजाई हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसके बॉडी के ऊपर बीजाणु का निर्माण होगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर का निर्माण होगा, और वही स्पोर जब जमीन पर गिरेगा तो फिर से एक फंजाई बना लेगा, ठीक है। उसी तरीके से होगा मुकुलन। मुकुलन का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा एवं मिस्ट। अब मुकुलन क्या है, इसी तरह से है जिस तरह से बीजाणु जनन था। हाइड्रा एवं मिस्ट के शरीर के ऊपर एक मुकुल का निर्माण होगा, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे मुकुल का निर्माण होगा, और वो मुकुल किसी कारणवश जमीन पे गिरेगा तो फिर से हाइड्रा एवं मिस्ट एक पूरा बॉडी बना लेगा, ठीक। पुनर्जनन क्या है, तीसरा आ जाएगा। ये भी अलैंगिक, सब अलैंगिक जनन का टाइप है, ठीक है। पुनर्जनन क्या है, पुनर्जनन सबसे अधिक होता है प्लानेरिया में। अब ये प्लानेरिया क्या है, प्लानेरिया मान लो एक जीव है, ठीक है, उसका कोई भी अंग कट जाएगा, कोई भी कारणवश उसका शरीर का अंग कोई भी कट गया तो वो फिर से एक बॉडी, नया बॉडी का उत्पन्न कर देता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं पुनर्जनन। और उसमें विखंडन भी हो सकता है, जैसे अमीबा होता है, एक सेल 2 सेल में बढ़ जाता है, तो टूट के बढ़ जाता है 2 सेल में, तो अमीबा हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। सब अलैंगिक जनन है, ठीक है। तो अपने संख्या में वृद्धि कर रहा है कि नहीं, इसी तो जनन कहते हैं। तीसरा आ जाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन उपापचय अभिक्रिया क्या है, हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रिया, द सम टोटल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में जितने सारे रासायनिक क्रिया हो रही है उसे ही मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। तो निर्जीव के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा, सजीव के अंदर ही होता है, सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन लिख देते हैं कि शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया, शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे छोटा छोटा चीज मिलकर बड़ा चीज बना दे, या तो बड़ा चीज टूट टूट कर छोटा चीज हो जाए। ये 2 प्रोसेस से होता है। ये अभिक्रिया जो होता है उपापचय अभिक्रिया 2 तरीके से होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे पेड़ पौधे को, किसको, पेड़ पौधे को, तो क्या जल मिलता है पेड़ पौधों में, सूर्य प्रकाश मिलता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और जब सब कुछ मिल जाता है तो लास्ट में भोजन बनाता है। तो भोजन के रूप में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज हो गया बड़ा पदार्थ, क्या हो गया, बड़ा पदार्थ, छोटा छोटा चीज मिलकर बड़ा पदार्थ बना गया। तो इसको कहते हैं एनाबोलिज्म, छोटा छोटा चीज ऐड होके बड़ा पदार्थ बनाया, इसको बोलते हैं एनाबोलिज्म। ये भी एक प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा होता है केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म क्या है, कोई भी बड़ा पदार्थ टूट टूट कर छोटा चीज में बदलता है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो क्या रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा खाते हैं ना, रोटी को तोड़ते हैं तो क्या शरीर में वही रोटी डायरेक्ट लग जाता है, नहीं, वो पहले छोटा छोटा चीज भाग में टूटते जाता है। जब सरल उसका पाचन होता है पूरी तरह से, तब हमारे जाके शरीर में वो लगता है। तो ये जो बड़ा चीज़ था और उसको खा के हमने छोटा चीज़ किया, ये हो जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे केमिकल रिएक्शन से ही दौरान होता है, ठीक। फिर चौथा आ जाएगा, चौथा लक्षण आ जाएगा कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता। अभी संवेदनशीलता क्या है, तो हमारे बॉडी में एक तंत्रिका कोशिका पाया जाता है एक, जो कि जिससे क्या होता है एडेप्टेशन मतलब अनुकूल की परिस्थिति के अनुसार। अब अनुकूल क्या है, से वातावरण से कुछ भी, जैसे ठंडा लगा, क्या यहाँ मान लो ठंडा का मौसम आ गया तो हमको तुरंत पता चल जाता है कि नहीं यार ठंडा का मौसम है, तुरंत स्वेटर या जैकेट पहन लेना चाहिए। अब मान लो आ गया गर्मी, क्या गर्मी, या तुम्हारा हाथ कोई कारणवश पीछे गर्म तावा पर रख दे, क्या तुम हाथ को पीछे कर लेते हो कि नहीं झटके से, या कोई चुट्टी काट लेते, क्या एक लपड़ा लगा देते हो कि नहीं कस के, यस। ये किसका कारण है, संवेदनशीलता के कारण है। तुम्हारे अंदर जो तंत्रिका कोशिका है यही संवेदन दे रहा है, उसके अनुसार कार्य हो रहा है, ठीक है। ये हो गया कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता, सोचने और समझने की क्षमता को ही संवेदनशीलता कहते हैं, ठीक। फिर बात आ जाएगा पांचवा सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस में सिर्फ मानव ही आता है, जो कि
अपने ही बारे में सोचते रहता है। ये सिर्फ मानव ही एक ऐसा जाति है जो अपने बारे में सोचते रहता है। ठीक, छठा आ जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब जो है वृद्धि सजीव के लक्षण है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? कोशिकीय अंगक। जिस भी चीज का निर्माण या जिस भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण कोशिका से हुआ है, जिस भी शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये था सजीवों के लक्षण। इसमें भी आता है कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण क्या है। जैसे जनन कौन कौन नहीं कर सकता है, सारा लक्षण तो देख लिया। आप काटते हैं, क्या करते हैं? सबको काटते हैं कि कौन फिट बैठता है कौन फिट नहीं बैठता है। तो पहला बात आया ग्रोथ। ग्रोथ तो सजीव में हो रहा है, कैसे हो रहा है? सेल डिवीजन। तो ये निर्जीव में भी हो रहा है। देखो ईटा निर्जीव है कि नहीं, इसमें भी ग्रोथ हो रहा है। इसका भार बढ़ रहा है तो इसमें भी ग्रोथ हो रहा है। इसको डिफाइन प्रॉपर्टी या सजीव के विशिष्ट लक्षण नहीं बोलेंगे। लक्षण बोल सकते हैं लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते हैं। विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते हैं। ठीक, अब दूसरा देखते हैं रिप्रोडक्शन, जनन है। तो रिप्रोडक्शन तो मानव में ही होता है, ठीक है, सजीव में ही होता है, लेकिन निर्जीव में नहीं होता, ये बात ठीक है। लेकिन कुछ कुछ और ऐसा सजीव है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अब वो कौन है? आप लोग नाम सुने होंगे खच्चर की। किसकी? खच्चर की। खच्चर कभी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। या आप लोग कभी ट्रेन की सफ़र किए होंगे तो उस पर मिलता है क्या? छक्का, जो कि थपड़ी बजाते रहता है, नहीं पैसा निकाल 10 रुपया बोलता है ना। तो वो क्या बन सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है। वो माँ या बाप बन सकता है? नहीं। तो वो सजीव है फिर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए इसको भी डिफाइन प्रॉपर्टी या विशिष्ट लक्षण नहीं बोलेंगे। ठीक, और सारा होता है, कामगध मधुमक्खी होता है, वर्कर भी, ये सब भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तीसरा है मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी अभिक्रिया। उपापचयी अभिक्रिया जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, मतलब कि सजीवों के अंदर ही होता है। ये चीज़ निर्जीव के अंदर हो ही नहीं सकता। तो इसको बोल सकते हैं डिफाइन प्रॉपर्टी है, इसको विशिष्ट लक्षण बोल सकते हैं। अगला है कॉन्शियसनेस, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जो होता है सोचने और समझने की या अनुकूल वातावरण के अनुकूल कुछ भी करना। जैसे ये मार्कर है, इसको यहाँ रख दें और ठंडा या गर्मी या बरसात कुछ होगा तो इसको कुछ अनुभव होगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो इसलिए निर्जीव पर नहीं पड़ता है, सजीव पर पड़ता है, इसलिए ये भी डिफाइन प्रॉपर्टी हो जाएगा, सजीवों के विशिष्ट लक्षण कहलाएगा। अगला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये तो सिर्फ आदमी के वजह, ये सिर्फ आदमी ही सोचता है, जानवर पर लागू नहीं हो सकता ये, इसलिए इसको डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, विशिष्ट लक्षण नहीं बोलेंगे सजीव के। छठा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा जो सेल का बना होगा उसको सजीव कहेंगे, और निर्जीव तो सेल का बना ही नहीं होगा, इसलिए इसको भी डिफाइन प्रॉपर्टी बोल देते हैं। डिफाइन प्रॉपर्टी मतलब सजीवों के विशिष्ट लक्षण। तो हमने आज देखा कि सजीवों के क्या होता है, विशिष्ट लक्षण क्या होता है और पूरा लक्षण क्या होता है, और जाने कि सजीव क्या होता है और सजीवों में किस तरीके से वृद्धि होती है, किस तरीके से जनन होता है, इस तरीके से उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे जीव जगत में विविधता। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक तो खत्म कर लिए कि जीव क्या होता है, पूरा जान लिए थे सजीवों का लक्षण। अब दूसरा टॉपिक आ जाते हैं जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, उसको इंग्लिश में बोल देंगे बायोडाइवर्सिटी। जीव जगत में विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अब जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, जीव जगत में विविधता क्या है। तो आप ये देखते हो कि घरों में छतों पर देखते हो गमला में पेड़ पौधा लगा होता है, ठीक है, उसमें छोटा छोटा जीव जंतु भी होता है, ठीक है, जो कि आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कुछ कुछ दिखाई भी पड़ता है, ठीक है। जब घरों में पालतू जानवर देखते होंगे, जंगल में जंगली जानवर देखते होंगे, कुछ बड़े जानवर कुछ छोटे जानवर होते हैं, ठीक। और जब आप एक जंगल चले जाएँ तो वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब जीवों में विविधता ही है। क्या है, जीवों में विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव हैं और बहुत जीव है धरती पर, ना जाने कितना जीव है। तो अभी तक पूरा जो है साइंस है, साइंस में ये वर्णित किया गया है कि टोटल स्पीसीज कितना है, स्पीसीज की संख्या कितना है धरती पर, तो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन।
अब ये इसका अर्थ क्या हुआ, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। यहाँ पर लिखा हुआ 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख हो गया, 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख हो गया। तो धरती पर अभी तक कुल खोज कितना किया गया, कुल स्पीसीज की संख्या कितनी है, तो 17 लाख से 18 लाख। उसमें भी क्या है, सजीव तो 2 ही प्रकार के होंगे, या तो जानवर हो सकता है या तो पेड़ पौधा हो सकता है, ठीक। उसमें भी आ जाएगा एक प्लांट और दूसरा एनिमल। तो प्लांट का स्पीसीज कितना होगा, 5 लाख होगा। प्लांट का स्पीसीज कितना होगा, 5 लाख। प्लांट की जाति होगी 5 लाख, और एनिमल की कितनी जाति मिलेगी, तो 12 लाख। यहाँ पर जोड़ते हैं तो 12 5 17 लाख, यानी कि 17 लाख हो गया। तो ये 17 से 18 भी कर सकते हैं, 17 से 18 लाख टोटल स्पीसीज है अभी तक। फिर बात करते हैं कि जो प्लांट है उसको 5 भागों में बांटा गया है। क्या है, पूरे प्लांट को 5 भागों में बांटा गया और पूरे एनिमल को 11 भागों में बांटा गया। अलग अलग वर्गों में क्यों बांटा गया, ये भी अगले टॉपिक में बात करेंगे कि इसका वर्गीकरण क्यों किया जाता है, पढ़ाई आसानी करने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये सब लिखा हुआ है, जान लो। पहला होता है थाइलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तो तीसरा टेरेडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। ये था प्लांट का। और एनिमल का हो जाएगा ओरिफेरा, टेट्राटिनोफोरा, मेंथिस, हेलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। 8वां हो जाएगा मोलस्का, फिर 9वां हो जाएगा काइनोडर्माटा, 10वां होगा हेमिकोडेटा और 11वां हो जाएगा कॉर्डेटा। तो ये था प्लांट को 5 भागों में बांटा गया, 5 अलग अलग तरह से पढ़ेंगे इसमें। और एनिमल को 11 भागों में बांटा गया, तो इसको अलग अलग में पढ़ेंगे, ठीक। फिर बात आता है कि जब कोई भी जीव जंतु का खोज होता है, कोई नया जीव जंतु का खोज होता है, मान लीजिए आप हैं साइंटिस्ट और एक नए जीव का खोज किए, क्या एक नए जीव का खोज किए हैं, तो उसका क्या होता है, किस प्रकार से उसको नाम दिया जाता है, किस आधार में उसको बांटा जाता है, ये सब सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो पहले जो भी आप खोजे हैं, जो भी एनिमल को खोजे हैं, तो उसका गुण आप इकट्ठा कीजिए। क्या गुण, कि क्या गुण है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर है, वो अपने से खाना बना रहा है या किसी को मार के खा रहा है या दूसरे से एनर्जी प्राप्त कर रहा है, ठीक है। फिर उसकी पहचान कीजिए, जो भी खोज की है उसकी एक पहचान होगी ना, कि ये सांपों की तरह है, कि कछुआ की तरह है, कि इसको 4 पैर, ये सब होता है, ठीक। आप उसको बांट देंगे, क्या वर्गीकृत कर देंगे, इसको पालतू जानवर में रखना है कि घर जंगली जानवर में रखना है, ठीक। अब इसका हो जाएगा चौथा प्रोसेस में दिया जाएगा नाम। आप नाम भी दे सकते हैं, हाँ, खाली साइंटिस्ट नाम नहीं दे सकता है, तुम भी जीव जंतु का खोज करो और इस तरीके से कोई भी नए जीव जंतु का नाम दे सकते हो। तो उसका एक जो होता है बोर्ड होता है, नेमिंग का कोडिंग होता है, वो 2 होता है। एक है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल जो मतलब नोमेनक्लेचर, और एक है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मतलब जो भी प्लांट का खोज करेंगे आप, तो इस कोड के दौरान उसका नाम दिया जाएगा, और जो भी एनिमल का खोज करेंगे तो इस कोड के अनुसार इसका नाम दिया जाएगा। अब जानते हैं कि यह नाम पद्धति क्या है। तो आ जाएंगे हम नाम पद्धति पर। नाम पद्धति का मतलब कि किसी भी चीज़ का नाम कैसे दिया जाए। तो इसका द्विनाम पद्धति जो है, द्विनाम पद्धति क्या है, कोई भी नाम में 2 चीज़ रहेगा। क्या, कोई भी साइंटिफिक नेम दिया जाएगा, कोई भी जैविक नाम दिया जाएगा, बायोलॉजिकल नेम दिया जाएगा, तो उसमें 2 चीज़ छिपा रहता है। कितने चीज़, 2 चीज़। बिना 2 चीज़ का बायोलॉजिकल नेम नहीं दे सकते हैं। ये 2 चीज़ क्या है, इसमें पहला आ जाएगा वंश नाम और दूसरा आ जाएगा जाति संकेत पद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान कर रखिएगा। पहला है वंश नाम, दूसरा है जाति संकेत पद। इसको इंग्लिश में बोल देंगे स्पीसीज, और इसको स्पीसीज बोल देंगे इसको, और इसको बोल देंगे वंश नाम या जाति पद संकेत बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिर देखते हैं कि द्विनाम पद्धति का खोज किसने किया। तो एक कैरोलस लिनियस नाम का एक वैज्ञानिक था जो कि द्विनाम पद्धति को सुझाया था, इसको बताया था इसके बारे में कि ऐसे ऐसे होता है, इससे ऐसे नाम दिया जाता है। तो इन्होंने नाम भी दिया था, नाम के वैज्ञानिक नाम यही दिया था कैरोलस लिनियस ने। ये जो वैज्ञानिक नाम है क्यों देना पड़ा, क्यों इस पर जरूरत पड़ा, तो आप लोग कोई भी पेड़ पौधे को नाम से जानते होंगे। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में सोहजन का गाछ है, ठीक है, अपने ग्रामीण एरिया में तो बहुत पाया जाता है। कोई कोई इस जगह पर इसको सोहजन बोल देता है, कोई कोई सीजमन बोल देता है, नाम में अंतर पड़ जाता है, मतलब अपना स्थानीय नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ने में तो दिक्कत हो जाएगा कि हमारे गांव में इस पेड़ को ये नाम बोल रहा है, उसके गांव में इस पेड़ को ये नाम बोल रहा है, तो दिक्कत तो हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिक ने बताया
कि एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, मतलब एक ऐसा वैज्ञानिक नाम होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में एक हो, और ये भी देखकर इसका नाम रखा जाए इस प्रकार कि एक पेड़ पौधा या एक जानवर को एक ही नाम मिले, उस नाम के दोबारा पेड़ पौधे या दोबारा जीव जंतु ना मिले। जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, वेग को भी से डिनोट किया जाता है, वॉल्यूम को भी से डिनोट किया जाता है, तो दोनों सेम हो जाते हैं। लेकिन इसमें बायोलॉजी में यह ध्यान रखा कैरोलस लिनियस ने कि कोई भी पेड़ पौधा का नाम दिया जाएगा तो उसका सेम नाम नहीं होगा, अलग अलग नाम होगा, अलग अलग जीव जंतु के आधार पर अलग अलग उसका नाम होगा। ये क्या बताया था कैरोलस लिनियस, ये भी पूछता है। ठीक, अब बात आता है कि नाम किस आधार पर दिया जाए, इसका कुछ तो नियम होना चाहिए। नाम हम देंगे तो इसका नियम होगा, तो ये नियम है, कुछ नियम है, देख लेते हैं क्या क्या नियम है। पहला होता है कि यह लैटिन भाषा में होना चाहिए। आप जो भी नाम लिख रहे हैं किसी भी स्पीसीज का, वो लैटिन भाषा से लिया हुआ गया भाषा होना चाहिए, लैटिन भाषा। जब उसको लिखिएगा तो आप तिरछा में लिखिएगा, ठीक है, लैटिन भाषा से लीजिएगा और तिरछा लिखिएगा। दूसरा आ जाएगा, पहला शब्द वंश नाम और दूसरा शब्द जाति संकेत पद को बताता है। अभी बता रहे थे, जैसे किसी का नाम ले लीजिए, आम, क्या है आम, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगनीफेरा, मैंगनीफेरा इंडिका, क्या, मैंगनीफेरा इंडिका। तो इसमें जो पहला है ये मैंगनीफेरा है, ये क्या बताता है, मैंगनीफेरा इसको बता रहा है वंश नाम को, किसको, वंश नाम को, पहला शब्द वंश नाम को बताता है। जबकि दूसरा शब्द ये क्या है, इंडिका, इंडिका इसको क्या बताता है, जाति संकेत पद, ठीक है, ये वंश का नाम बताता है और ये जाति संकेत का पद बताता है। ठीक, फिर तीसरा आ जाए, तीसरा रूल क्या है, हाथ से लिखने पर, अगर जो इसको आप हाथ से लिखते हैं तो इसको अलग अलग रेखांकित करते हैं, क्या रेखांकित करते हैं, मतलब जब इसको हाथ से लिखा जाता है तो तिरछा तो लिखेंगे ही, और इसको रेखांकित करते हैं अलग अलग, इसको अलग इसको अलग, यानी कि एक में चिन्ह में जोड़ देना, एक में नहीं, अलग अलग दोनों को रेखांकित करना है। ठीक है, ये रेखांकित क्या है, ये लैटिन भाषा को डिनोट करता है, लैटिन भाषा से ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है लैटिन भाषा। चौथा रूल क्या है, पहला अक्षर वंश नाम होता है, अभी बता रहे थे, और वो बड़े अक्षर में होना चाहिए, क्या, बड़े अक्षर में। तो यहाँ पर हिंदी से लिखिएगा तो क्या पता चलेगा इसका बड़े अक्षर कौन है, छोटे अक्षर कौन है, तो इसको इंग्लिश में लिख के देख लेते हैं। मैंगनीफेरा लिख दिए। इसमें चौथा रूल क्या है, पहला अक्षर यानी कि वंश नाम, तो वंश नाम को तो यही बताता है, अभी बता रहे थे, तो वंश नाम होना चाहिए, बड़े अक्षर से शुरुआत होना चाहिए। देखो बड़े अक्षर से शुरुआत हुआ कि नहीं, ठीक। और दूसरा क्या है, जाति संकेत पर, तो इसका छोटे अक्षर से होना चाहिए, क्या, छोटे अक्षर से हमेशा, इंडिका। ठीक, देख लो पहला जो है वंश नाम, ये बड़े अक्षर से पता चल रहा है कि नहीं, मैग्नीफेरा देखो बड़े अक्षर से लिखा हुआ है, पहला अक्षर बड़ा अक्षर है, और ये दूसरा जो है जाति पद संकेत है, जाति संकेत पद है, तो छोटा अक्षर से शुरुआत हुआ है, वही लिखा हुआ है चौथा रूल। पहला अक्षर वंश नाम बड़े अक्षर में होना चाहिए तथा जाति संकेत पद छोटे अक्षर में होना चाहिए। और अगर जो इसको विशेष करना चाहते हो, विशेष बनाना चाहते हो नाम को, तो और एक होता है कि कौन साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया। जैसे आप लोग नाम दीजिएगा तो आप साइंटिस्ट कहलाइएगा, साइंटिस्ट तो कहलाइएगा, क्योंकि आप एक स्पीशीज का खोज किए और उसका नाम दिए हैं, तो उसके अनुसार उसका नाम का पिछला वर्ड भी जुट जाता है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, इसका खोज किया था, इसकी किसका आम का वैज्ञानिक नाम है, इसको किन्होंने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसके अंत में लिन भी लग जाता है, क्या, लिन। ये लिन क्या बताता है कि कौन साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा। आप लोग भी दीजिएगा तो आपका नाम भी यहाँ लग सकता है, ठीक है, तो आप लोग दीजिए नाम, आप लोग खोजिए नए स्पीशीज का, सर्च कीजिए और उसका नाम दीजिए, अपना नाम कमाइए। ठीक, फिर बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिसका वैज्ञानिक नाम है तो जानेंगे, जैसे आम का हो गया मैग्नीफेरा इंडिका, से आप लोग मेढक का जानेंगे राना टिग्रीना, ठीक है, मेढक बहुत सारा साइंटिफिक नेम लिखा देंगे, ठीक, मेढक का हो जाएगा राना टिग्रीना, फिर मटर का हो जाएगा पैसम सटाइवम। ठीक, इसमें हर एक चीज़ में दो गो होगा, देखो ध्यान देना, पहला होगा वंश नाम
और दूसरा होगा संकेत जाति पद। दो चीज़ तो होगा ही, क्योंकि दो नाम पद्धति है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये लोग आप लोग स्थानीय नाम से जानते होंगे मटर, लेकिन अगर जो पायसम सटैवम बोल दीजिएगा तो दुनिया में कोई भी इलाका में चले जाइए, पायसम सटैवम के बारे में आप बता दीजिएगा तो वो समझ जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इसी तरह से बहुत सारे चीज़ का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, तो फिर आगे स्टार्ट करेंगे तीसरा टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।